नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला और अक्षर। तो हिंदी वर्णमाला जो है आपका हिंदी का ये फर्स्ट टॉपिक है, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला को आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, मैं ये जो हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो है जितने भी कंपटीशन हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि वैसे तो मैं ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर यूपी पेट की बात करें तो यूपी पेट में भी हिंदी पूछी जाती है, लेकिन उसमें सिलेबस जो है हिंदी का बहुत कम दिया हुआ है। उसमें ये हिंदी वर्णमाला चैप्टर भी नहीं दिया गया है। तो जो चैप्टर यूपी पेट में होंगे मैं थंबनेल पे उस पर लिख दूंगा कि ये यूपी पेट के लिए भी है, और ये चैप्टर वैसे यूपी पेट के सिलेबस में नहीं है, तो इसे पेट वाले बच्चों की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला था अक्षर। तो हिंदी जो है, हिंदी शब्द सबसे पहले बात करते हैं। ये जो हिंदी शब्द है ये कैसे बना है। तो हिंदी शब्द जो है ये ईरानी शब्द है और फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है और फारसी भाषा का शब्द है। फिर बात कर लेते हैं भाषा क्या है। तो भाषा जो है ये भास धातु से बना हुआ शब्द है, और भास का अर्थ होता है बोलना। तो हिंदी का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। हिंदी जो है ये पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है। फिर बात कर लेते हैं भाषा के बनने के क्रम के। तो सबसे पहले वर्ण, वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर, अक्षर से मिलकर बनता है पद, और पद से पदबंध, और पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से वाक्य, और वाक्य से भाषा बनती है। तो ये क्रम रहता है आपका वर्णों से भाषा तक का। फिर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी होगी, वर्ण होगी। और फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अर्थ के आधार पे अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो शब्द होगी। और सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ड होगी। फिर बात करते हैं भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की पूर्णतः इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। और भाषा की अखंडित इकाई, अखंडित इकाई मतलब वर्ण होती है, जिसको भाषा का सबसे वह छोटा रूप जिसको और भी छोटे खंडों में डिवाइड ना किया जा सके। तो भाषा की अखंडित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि होता है। ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। फिर वर्णों को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है। तो वर्णों को लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि कहलाता है। अब बात करते हैं लिपि कहलाता है तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हुई। तो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और फिर लिपियों की जननी किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि लिपियों की जननी किसे कहा जाता है। तो लिपियों की जो जननी है ये ब्राह्मी लिपि को बोला जाता है। ब्राह्मी लिपि आप लोग सुना होगा, लिपियों की जननी है, सबसे पहली लिपि यही है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है ये हमारे जो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे, क्या बोलते हैं उनको, ऋषभ देव जी, उनकी पुत्री जो थी एक ब्राह्मी थी, उसी के नाम पे ये ब्राह्मी लिपि का नाम रखा गया है। तो लिपियों की जननी जो है वो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। और अगर आपसे व्याकरण का विच्छेद पूछ लिया जाए कि व्याकरण का ये पूछ लिया, क्या पूछा जाता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विच्छेद है ये व्याकरण का। तो व्याकरण का विच्छेद क्या हो जाएगा, वा धन आ प्लस करण, ये आपका व्याकरण का विच्छेद हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्याकरण का विच्छेद। फिर आगे दिया हुआ है, जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है उसे क्या कहेंगे हम लोग। जो व्यक्ति व्याकरण को जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे व्याकरण। इसमें वह जो है वो पूरा हो जाता है और उसमें व्याकरण में आधा लगता है। तो जो व्यक्ति व्याकरण को जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। अब हम लोग
पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऊपर अभी मैंने आप लोगों को हिंदी और उसकी भाषा और इन सब चीज़ों के बारे में बताया। अब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है और क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि बच्चे इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं चैप्टर में कि तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले बात करेंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। तो वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो कई लोगों के अनुसार सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। किशोरीदास वाजपेयी जो है ये हिंदी के बहुत बड़े ही विद्वान हैं और इन्होंने अयोगवाह जो है अयोगवाह का क्लासिफिकेशन इन्होंने ही किया है और अयोगवाह की खोज इन्होंने ही की थी। सबसे पहले अयोगवाह शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो देखते हैं किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जो वर्णों की संख्या है कुल वो 43 है और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 46 है और हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 52 है और धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 53 है। लेकिन इन चारों में से हम लोग जो ये 52 वाला है इसे ही ऑथेंटिक मानते हैं और आपने बुक्स में भी यही पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार हम लोग इसी को लेकर चलेंगे और इसी के हिसाब से आगे क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो फिर वर्णों के क्लासिफिकेशन की बात करें अगर तो हिंदी शिक्षण संस्थान के अनुसार वर्णों का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, स्वर और व्यंजन में। तो अब हम लोग देखेंगे स्वर के। तो स्वर में सबसे पहले बात करेंगे कि कुल स्वर होते कितने हैं। तो स्वर जो होते हैं वो मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और अगर अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह जो अन और अह होता है इसको अगर मिला लिया जाए तो कुल स्वर 13 हो जाते हैं और मात्रा के आधार पर जो कुल स्वर होते हैं ये 10 होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मात्रा के आधार पर किस प्रकार से 10 स्वर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और उनमें से 11 वर्णों में से छोटा आ एक ऐसा वर्ण है, छोटा आ जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती तो इस प्रकार से मात्रा के आधार पर कुल स्वर जो होते हैं 11 स्वर में छोटा आ को निकालने पे 10 बचते हैं और बाकी 10 की मात्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार से मात्रा के आधार पर कुल 10 स्वर होते हैं। फिर अयोगवाह की बात करते हैं। तो अयोगवाह जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किशोरीदास वाजपेयी ने किया था और अयोगवाह 2 होते हैं, अन और आह। ये स्वर तथा व्यंजन के बीच में होते हैं। वैसे तो इनको हाँ यही माना जाता है कि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, लेकिन हम लोग इन्हें स्वर में काउंट कर सकते हैं। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? तो अयोगवाह का अर्थ होता है आ धन योग धन व्यंजनों के अर्थों को वहन करने वाला। तो ये अयोगवाह का अर्थ होता है कि जो व्यंजनों के अर्थ को भी वहन करता हो और जिसमें आ वर्ण भी लगा हुआ हो। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि स्वर तथा व्यंजन के बीच में है। अब स्वर के वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण जो है हम 5 प्रकार से देखेंगे। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 उच्चारण के आधार पर, नंबर 3 ओष्ठ के आधार पर, नंबर 4 मुंह खुलने के आधार पर, नंबर 5 जीभ स्पर्श के आधार पर देखते हैं मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा कि मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और ऋ। ये मूल स्वर होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं संधि स्वर की। तो संधि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 2 विजातीय स्वर। इन्हें मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो सजातीय स्वर जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं और संयुक्त स्वर जो होते हैं आपके 4 होते हैं। तो 4, 3, 7 और 4 11, टोटल 11 स्वर हो गए ना। तो अब देख लेते हैं कौन से सजातीय हैं और कौन से विजातीय हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके तीनों सजातीय स्वर हो जाएंगे। ए, ऐ, ओ, औ ये आपके विजातीय स्वर हो जाएंगे। तो 3 और 4 कुल मिला के 7 संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर मतलब क्या होता है? जो वर्ण 2 स्वरों से मिलकर बना हो। तो ये जो छोटा आ है ये छोटा आ प्लस आ की मात्रा और छोटी ई है जो ये 2 स्वरों से बना है। फिर आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो मेन रूप से 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ और लघु स्वर। इन्हें लघु स्वर भी बोला जाता है। जो मूल स्वर थे वही ह्रस्व स्वर होते हैं आपके और दीर्घ स्वर में आपका बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर आपके हो जाते हैं 7
और फिर प्लुत स्वर जो है, किसी को पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये आपने देखा होगा, ये जो डा की तरह मात्रा होती है इसी को प्लुत स्वर बोला जाता है। तो किसी को पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम में आपने देखा होगा, जब ओम का किसी मतलब शब्द का जब लंबा उच्चारण खींचा जाता है, जैसे बोला जाता है ओम, मतलब ओ और माँ के बीच में काफ़ी लंबा वर्ण खींचा जाता है, तो वहाँ पे ये ओम का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे प्लुत स्वर बीच में लगाया जाता है, ये सिंबल होता है इसका। फिर आगे देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, तो जिनमें इन स्वरों के उच्चारण से ही आप लोग समझ सकते हैं कि वृत्ताकार, जब ओष्ठ हम इन कुछ स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारी ओष्ठ जो है, आगे की होठें जो है वो गोल, एकदम गोल सी बन जाती हैं। तो उन स्वरों को वृत्ताकार बोला जाता है, और जिसमें गोल नहीं होती है ओष्ठ उन्हें अवृत्ताकार बोला जाता है। जैसे कि आप ऊ का उच्चारण करके देखिए, ऊ, तो ऊ में आपकी आगे की ओठें जो हैं दोनों, वो आगे की तरह उल्लू की तरह बन जाती हैं। तो वृत्ताकार स्वर कौन से होंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 स्वर जो होते हैं ये वृत्ताकार होते हैं, बाकी सभी अवृत्ताकार होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋ, ए। तो ये आपके वृत्ताकार अवृत्ताकार स्वर हो गए। फिर नंबर 4 पे देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पे स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये भी समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, अर्ध विव्रत और विव्रत। वैसे तो आप लोगों ने स्वर के मेन रूप से 3 ही वर्गीकरण पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लेकिन मैं आप लोगों से ये इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो आप लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सब क्लासिफिकेशंस पूछे जाते हैं। हालांकि वीडियो के दृष्टिकोण से तो आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन बाकी कुछ एग्ज़ाम्स हैं हिंदी के, उनमें ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। तो आप लोगों ने स्वरों का इस प्रकार का क्लासिफिकेशन हो सकता ना पढ़ा हो। तो समवृत स्वर क्या होते हैं, समवृत स्वर होते हैं जो सबसे, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मुंह खुलता है उन्हें समवृत स्वर कहते हैं। और विव्रत स्वर क्या होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता हो। तो अब इनके इसी आधार पे आप देख लीजिए कि अर्ध समवृत क्या होंगे, जिसमें उससे थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलेगा, और अर्ध विव्रत क्या होंगे, जिसमें उससे ज़्यादा खुलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा मुंह जिसमें खुले वो विव्रत है, और जिसमें सबसे कम खुले वो समवृत है। तो समवृत स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं विव्रत स्वर क्या होते हैं। तो विव्रत स्वर जो होंगे, कलर चेंज कर लें, विव्रत स्वर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मुंह खुले। तो सबसे ज़्यादा मुंह किसमें खुलता है, सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, आप देख सकते हैं, बड़ा का उच्चारण करिए आ, तो आ में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुंह खुलेगा वो बड़ा आ में खुलेगा। फिर उससे कम किस में खुलता है, तो उससे कम खुलता है छोटा आ, ए, ओ, इसमें कम खुलता है। फिर उससे कम किस में खुलता है, तो उससे कम खुलता है ए और ओ में। फिर सबसे कम मुंह खुलता है छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जल्दी याद नहीं होते हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको आप लोग जब तक मतलब प्रोनाउंस इसका नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग इसको मुँह से बोल बोल के ट्राई करिएगा, फिर उसी हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा किस में मुँह ज़्यादा खुलता है, किस में कम खुलता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जीभ के स्पर्श के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ स्पर्श के आधार पर स्वर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो मध्य स्वर के अंतर्गत आपका बड़ा, छोटा आता है, और अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए, ये 4 स्वर आते हैं, और पश्च स्वर में आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 5 स्वर पश्च स्वर में आते हैं। फिर स्वरों के अगर उच्चारण स्थान की बात करें, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण स्थान तो आपको सब लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन स्वरों का उच्चारण स्थान जो है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं स्वरों का जो उच्चारण स्थान क्या है। तो स्वरों के उच्चारण स्थान में छोटा आ और बड़ा आ जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान होता है तालु। फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और ऋण का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा इस सीरियल में आप लोग याद करिए, बाकी ये वर्ण जो है ये तो सीरियल में है ही। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। फिर ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य, और ओ औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। तो ये आपके स्वरों के उच्चारण स्थान हो गए।
अब हम लोग व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्वर का क्लासिफिकेशन है, ये सभी एग्ज़ाम से, ये वर्णमाला मैं आप लोगों से पहले ही बताया कि ये वर्णमाला जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वीडियो के लिए ही है। जिस जिस सब्जेक्ट में हिंदी पूछी जाती है, वर्णमाला चैप्टर पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हिंदी मैं इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि इसके अंतर्गत सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएँ। पेट, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, जो भी आता हो, आरओ, एआरओ, ये सभी एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा और छोटे पर से पढ़ते आए होंगे। स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, और वही परिभाषा आज भी है, कोई परिभाषा उसकी नहीं बदली है। वैसे परिभाषाएं पेपर में पूछी नहीं जाती हैं, तो परिभाषाएं आपका याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस समझ लीजिए कि हाँ किसको क्या बोलते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण अगर देखें तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है उसमें सबसे पहले आता है आपका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आप लोग जानते होंगे कि का से लेके पा, फा, बा, भा, मा तक, मतलब का वर्ग आपने पढ़ा होगा। का वर्ग होता है, फिर उसके बाद चा वर्ग होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर ता वर्ग होता है, फिर पा वर्ग होता है। ये 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो कुल मिला के कितने अक्षर हो गए? तो 5 अक्षर एक लाइन में होते हैं और 5 लाइनें हैं, तो 25 कुल स्पर्श व्यंजन जो हो गए वो आपके 25 हो गए। तो का वर्ग से पा वर्ग तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसमें जो हर वर्ग का लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट अक्षर होता है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, तो ये जो होते हैं इनको हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वो होते हैं जिनका हम लोग नाक से उच्चारण करते हैं। जैसे अंगा है, इया है, इन सब वर्णों का हम लोग नाक से उच्चारण करते हैं। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक जो है ये 5 अनुनासिक होते हैं। और अन जो होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं। अन, आह, अयोगवाह में जो होता है अन, आह, तो उसमें से जो अन होता है इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, और इसका उच्चारण जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। नेक्स्ट वर्गीकरण में आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर कौन सा है, तो आधा स्वर जो होता है, जो मतलब कि आधा स्वर होता है, आधा स्वर क्या मतलब ये स्वर्णों के ही योग से बनता है। तो यह जो है आपका ये अर्ध स्वर होता है, और वह भी आपका अर्ध स्वर होता है। तो अर्ध स्वर यह जो है छोटा ऊ प्लस आ से मिलके बना है, और वह जो है ई प्लस छोटा आ से मिलके बना है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन जो आपका ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका रा होता है। तो इसमें कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं अंतस्थ व्यंजन में, या, रा, लावा में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर या के उच्चारण स्थान की बात करें तो या का उच्चारण स्थान जो है आपका तालु होता है, और रा और ला का उच्चारण स्थान होता है दंत, और वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। फिर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन जो है ये 4 होते हैं आपके, शा, खा, शा, हा। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जो गर्म हवा है वो मुंह से बाहर निकलती है, तो इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। शा, खा, शा, हा 4 होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन जो हैं वो आपके छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो छा जो आपका है ये, इसका जो संयुक्त व्यंजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि छा जो है किन 2 वर्णों के योग से बना है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रा कैसे बना है, या ज्ञा कैसे बना है, श्रा कैसे बना है। तो इन वर्णों के जो विच्छेद है ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। छा जो बना है ये का प्लस खा से बना है, और त्रा जो है ये आधा ता, ये जो नीचे हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है आधा, तो आधा ता प्लस रा। और फिर अगर ज्ञा देखें तो ज्ञा जो है आधा जा प्लस इया, और श्रा जो है तालव्य शा प्लस रा से बना है। फिर आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन आपके जो ये आपने वर्ण पढ़े होंगे, ये अंगा नहीं, अड़ा बोलते हैं इसको, अड़ा, अड़ा, और ढा, अड़ा। तो इसको जो बोलते हैं ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसका जो प्रयोग उच्चारण स्थान है ये मूर्धा है, ये मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये वर्ड जो होता है ये आपने देखा होगा पढ़ाई, जैसे पढ़ाई में ये
अड़ा जो आता है ये यूज किया जाता है। और जैसे ये होता है पड़ाव, पड़ाव में आप लोगों का ये अड़ा यूज किया जाता है। तो ये दोनों अड़ा ही हैं, लेकिन अड़ा हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा होता है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बताना होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 घोष, नंबर 2 अघोष। घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं और अघोष। अब इसमें घोष अघोष ये तो हर पेपर में पूछा ही जाता है, घोष अघोष। और अभी आगे हम लोग देखेंगे अल्प प्राण महाप्राण। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा घोष होगा, कौन सा अघोष होगा, कौन सा अल्प प्राण होगा, कौन सा महाप्राण होगा, क्योंकि सब वही वर्ड होते हैं घूम फिर के। तो उसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो मैं आप लोगों को अभी याद करने का एक जुगाड़ बताता हूँ। तो घोष वर्ण क्या होते हैं या सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं कौन से वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग होते हैं। तो इन वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है या घोष होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा होगा, गा होगा, फिर घा होगा, फिर अंगा होगा। ये तीनों वर्ण जो हैं ये सघोष होंगे। फिर चा वर्ग में तीसरा, चौथा कौन सा होगा। तो चा वर्ग में जा होगा, फिर झा होगा, फिर इया होगा। ये आपके तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। तो ये सघोष होंगे। इसी प्रकार से सभी वर्गों में होगा। फिर अघोष की बात करें अगर, तो अघोष में आपका पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, ये जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के, ये अघोष होते हैं। तो अघोष एग्जाम्पल देखते हैं। तो का वर्ग में पहला, दूसरा वर्ण होता है का और खा, और चा वर्ग में होता है चा और छा। तो ये अघोष वर्ण है। इसी तरह से सभी वर्गों में चलता है। फिर आगे देखते हैं प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणवायु के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण जो होते हैं ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण होता है। और महाप्राण क्या होते हैं। तो महाप्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए कि 12 अघोष और 24 महाप्राण। 12 अघोष और 24 महाप्राण। इसका मतलब ये हुआ कि अघोष जो है पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो जब पहला, दूसरा अघोष हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो सघोष हो जाएगा। इससे आप लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाएगा तो पहला, तीसरा, पांचवा सिंपल सी बात है अल्प प्राण हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये याद कर सकते हैं। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा। 12 अघोष और 24 महाप्राण। फिर आगे देखते हैं सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं घोष या सघोष होते हैं। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो आप लोग आंसर देंगे कि सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। फिर अगर हा की बात की जाए तो हा कौन सा वर्ण है। तो हा जो है ये सघोष और महाप्राण है। और शा, खा, शा, हा ये जो है आपके अघोष और महाप्राण है। और या, रा, लावा जो है सघोष और अल्प प्राण है। और ये जो आपका अड़ा है ये सघोष और अल्प प्राण है। और ये भी अड़ा जो है आपका ये सघोष और महाप्राण है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, और ये आप लोगों को याद क्या रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। तो ये आप लोगों को रटना पड़ेगा। इसको रट लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊपर वाले तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन ये वाला कोई नहीं बता पाता है। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं अरबी फारसी शब्द में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता आप लोग समझते हैं क्या होता है। नुक्ता जो होता है जैसे कोई वर्ड लिखा गया और उसके नीचे एक बिंदी रख दी जाती है, उसको नुक्ता बोला जाता है। तो नुक्ता कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो नुक्ता जो है आपका अरबी और फारसी वर्ण होते हैं, मतलब कि जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं उनमें से जो अरबी और फारसी शब्द होते हैं उसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन मतलब ये दूसरी भाषा से आए हैं तो इनको आगत व्यंजन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं गज़ल,
गज़ल में जो है जा के नीचे आप लोग देख सकते हैं बिंदी रखी हुई है और इसी को नुक्ता बोला जाता है। तो नीचे जो बिंदी होती है इसी को नुक्ता बोला जाता है। फिर देखते हैं आगत स्वर भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से आगत व्यंजन होते हैं उसी प्रकार से आगत स्वर भी होते हैं। तो आगत स्वर क्या होता है, तो ये जो आपने देखा होगा कि जैसे लिखा हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये ऊपर जो आधा चंद्र बिंदु होता है इसी को आगत स्वर बोलते हैं। तो अर्ध चंद्र बिंदु जो होता है इसको आगत स्वर बोला जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, ये सब जो होते हैं। और आगत स्वर जो है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये इसका यूज जो है ये अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द डायरेक्ट हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसमें आगत स्वर का यूज किया जाता है अर्ध चंद्र बिंदु का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका वर्णमाला टॉपिक ख़त्म होता है। वर्णमाला से रिलेटेड मैंने सब कुछ इसमें से कवर कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। बस आप लोगों को इसको रिवाइज करते रहना है और बीच बीच में ये नहीं कि हाँ आज पढ़ लिए उसके बाद दोबारा इसको टच ही नहीं किया। तो आप लोगों को रिवाइज करते रहना है जिससे कि आप लोगों के माइंड में बने। और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चैप्टर है तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरा ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आता रहता हूं। और पेट की जो है हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और UPTSC वीडियो की जो क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, जिसको देखना हो वो देख सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।